नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं सहरसा के एमएलटी कॉलेज के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग अपने इस ई लर्निंग कक्षा में प्राचीन भारत से संबंधित सिंधु नदी घाटी सभ्यता का इतिहास पर चर्चा करेंगे। हमारे चर्चा का विषय होगा सिंधु नदी घाटी सभ्यता की विशेषता। यह टॉपिक बीएन मंडल विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के छात्रों छात्राओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। स्नातक प्रथम वर्ष के इतिहास प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए यह उनके पाठ्यक्रम पत्र संख्या 1 में दिया हुआ है और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए यह टॉपिक उनके पाठ्यक्रम CC2 पत्र संख्या 2 में दिया गया है। हम लोग आज अपनी इस चर्चा में सिंधु नदी घाटी सभ्यता के सभी पहलुओं के विशेषताओं पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। सभी पहलुओं कहने का मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, कला और तकनीक संबंधी विषयों पर सिंधु सभ्यता के लोगों ने क्या क्या विशेषज्ञता हासिल की थी, इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चर्चा शुरू करने के पहले संक्षेप में मैं बता दूं कि इससे पूर्व भी ई लर्निंग कक्षा में सिंधु सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हो चुकी है, जिसमें इस सभ्यता के उद्गम और विनाश तथा सिंधु सभ्यता की देन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक सामान्य परिचय सिंधु सभ्यता से हो चुका है। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में किस प्रकार पनपी और किस प्रकार इसका अवसान हुआ, यह सभ्यता भारत के किन किन हिस्सों में फैली हुई थी और कितने वर्ग किलोमीटर में अभी तक इसका अनुमान लगाया गया है कि यह सभ्यता विस्तारित थी। इन सभी बातों से आगे बढ़ते हुए आज हम लोग इसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं और अपनी चर्चा की शुरुआत इसके नगरीय विशेषताओं से करते हैं। पहले जैसा कि हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि नगरीय जीवन सिंधु सभ्यता का सबसे उज्जवल पक्ष है। विश्व में इतने सुव्यवस्थित ढंग से उस काल में विश्व में इतने सुव्यवस्थित ढंग से नगर प्रशासन, नगर योजनाओं का विन्यास, नगरों का निर्माण कहीं नहीं पाया जाता है। सुव्यवस्थित नगर, साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था, यातायात की उत्तम सुविधा और व्यवस्थित तरीके से नगर का विन्यास, ये सभी चीज़ दर्शाता है कि यहाँ नगरीय प्रशासन की कोई न कोई इकाई रही होगी। हालांकि अभी तक हम लोगों को उत्खनन में कोई राजप्रसाद या मंदिर ऐसे स्थान नहीं मिले हैं, क्योंकि प्राचीन काल में राजतंत्र, धर्मतंत्र या प्रजातंत्र, यही 3 शासन की इकाइयाँ हुआ करती थी। राजतंत्र का अर्थ है राजा का शासन, धर्मतंत्र का अर्थ है धार्मिक वर्ग का वर्चस्व, धार्मिक समूहों का, पंडित पुजारियों का शासन, और प्रजातंत्र का अर्थ है लोगों के द्वारा, समूह के द्वारा चयन के आधार पर सरकार का निर्माण। सिंधु सभ्यता में हम लोगों को राजमहल ऐसा कोई प्रणाली विकसित नहीं दिखती है। हालांकि इसकी लिपि अगर पढ़ ली जाती तो इस रहस्य से पर्दा उठ जाता कि इस सभ्यता में प्रशासनिक रूपरेखा कैसी थी और किस तरह इतने बड़े इलाकों में प्रशासनिक समस्याएं हल की जाती थी। लेकिन इसकी लिपि हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। निश्चित साक्ष्य के अभाव में हम लोग केवल राजनीतिक परिदृश्य पर अनुमान लगा सकते हैं और इसी अनुमान के तहत कुछ इतिहासकार
कहते हैं कि यहाँ पुरोहितों का शासन था। एक पुजारी की प्रतिमा मिली है और एक बड़ा हॉल मिला है जो कई स्तंभों पर खड़ा है। इसे राजप्रसाद या पुजारी के महल के रूप में कुछ इतिहासकार मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य मत उभरकर सामने नहीं आया है। हालांकि विवाद के बावजूद यह निश्चित है कि जिस तरह सुनियोजित नगर योजना, एक रूप लिपि, माप और बटखरों का एक रूपता मौजूद है, उससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में एक राजनीतिक सत्ता अस्तित्व में रही होगी और यह नियंत्रण करती होगी नगरीय प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन का इतने बड़े क्षेत्र में एक समान विशेषताओं के साथ सभ्यता का पलना बिना किसी निश्चित प्रशासनिक रूपरेखा के संभव नहीं होगा। ये तत्कालीन विश्व में सबसे अनूठी प्रणाली थी जो वर्गाकार डिजाइन पर नगरों का विनिर्माण किया गया था। व्यवस्थित रूप से साफ सफाई, पर्यावरण, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नगरों का विन्यास और कहीं भी अस्त्र शस्त्रों का जखीरा प्रयोग नहीं, शांतिपूर्ण जीवन, सह अस्तित्व प्रणाली में विश्वास निश्चित रूप से उन्नत नागरिक प्रशासन की ही देन हो रही होगी। दूसरी विशेषता, सामाजिक विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन शांत और निरापद था। कहीं भी हथियारों की होड़, मारकाट, युद्ध, आक्रमण जैसे तथ्यों का साक्ष्य नहीं मिलता है। मोहनजोदड़ो में 28 नरकंकाल मिले हैं जिस पर हमला करने या जिसके काटने की पुष्टि होती है किसी धारदार हथियार से हमला करके इसे मारा गया है। लेकिन इतने बड़े सभ्यता क्षेत्र में अभी तक केवल 28 और गिने चुने प्रमाण ही मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि हमला या आपस में युद्ध की प्रवृत्ति विद्यमान रही होगी। सामाजिक जीवन शांत था और कहीं भी अस्त्र शस्त्रों का प्रमाण नहीं मिला है। सामाजिक जीवन दो भागों में बटा हुआ था, शासक, धनी या प्रभावशाली लोग और निम्न वर्ग के लोग। आवासीय संरचनाओं के विशेषताओं के आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि नगर के दो हिस्से थे। एक हिस्से में कुलीन लोग वास करते थे और दूसरे हिस्से में जन सामान्य लोग वास करते थे, जिनका जुड़ाव उत्पादक वर्ग से था। वे लोग नगर के दूसरे हिस्से, जिसे दुर्ग का निचला हिस्सा कहा जाता है, उस हिस्से में वास करते थे और एक हिस्से में कुलीन, शासक, धनी लोग। मकानों की संरचना के आधार पर यह बात उभर कर सामने आती है कि इस हिस्से में 2 मंजिले मकान पाए जाते हैं, दुर्गीकृत हैं और बनिस्पत बड़े मकान हैं। तो उनकी संरचना से देखने से लगता है कि ये धनी लोगों का आवास रहा होगा, क्षेत्र रहा होगा। इस प्रकार धन के आधार पर आर्थिक विषमता व्याप्त थी, लेकिन कहीं भी मारपीट जैसी घटनाओं, हिंसा, युद्ध या हथियार की उपस्थिति या सैनिक वर्ग का अस्तित्व, ये सभी चीज़ों का पता नहीं चलता। इसका मतलब था कि वर्गीय विद्वेष का भाव कम था और सामंजस्य का भाव अधिक था। यह सिंधु सभ्यता की विशिष्टता थी। परिवार समाज की इकाई रही होगी और बड़ी संख्या में मातृदेवी या स्त्री मूर्तियों का मिलने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि समाज जो है वो मातृ सत्तात्मक रहा होगा। भोजन में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों भोज्य पदार्थों का प्रमाण मिलता है। ऊनी और सूती दोनों वस्त्र उपयोग में लाए जाते थे। लोगों में सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं प्रचलित थी। स्त्री और पुरुष दोनों सौंदर्य प्रेमी थे और विभिन्न प्रकार के साज सज्जा के उपकरण प्राप्त होते हैं, जो इस बात को बताते हैं कि सजने धजने, सुंदरता
समाज में लोकप्रिय था। मनोरंजन के रूप में मछली पकड़ना, नर्तक एवं नर्तकी की मूर्तियों को देखने से लगता है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य भी लोकप्रिय रहा था। नटराज की मूर्ति, नृत्य भंगिमा में प्राप्त मूर्तियाँ इस बात को दर्शाती है कि नृत्य संगीत भी मनोरंजन का साधन रहा होगा। अब चर्चा करते हैं आर्थिक विशेषताओं की। आर्थिक रूप से सभ्यता का आधार कृषि और व्यापार था, क्योंकि कृषि अधिशेष उत्पादन होता था। इसका प्रमाण इसलिए मिलता है कि प्रायः सभी नगरों में अन्नागार की उपस्थिति, जिसे अनाज के गोदाम भी कहे जा सकते हैं, उनकी उपस्थिति मिलती है। अन्नागार सरप्लस प्रोडक्शन, जो अतिरिक्त उत्पादन गांव में होता था, वो नगर में लाकर रखा जाता होगा ताकि नगरीय जनसंख्या के भोजन संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। इसके अलावा बंदरगाह की उपस्थिति, यातायात के साधन के रूप में नाव और बैलगाड़ी की उपस्थिति, सड़कों का उत्तम विन्यास यह बताता है कि यातायात के साधनों के द्वारा बाज़ार विकसित किया जा रहा था। बाज़ार विकसित थे और आपस में व्यापार होते थे। व्यापार कर्म जोड़ पर था। मापतौल की इकाइयों में पूरे सभ्यता क्षेत्र में एक रूपता पाई जाती थी। इसका मतलब कि पूरे सभ्यता क्षेत्र में व्यापार, आपसी व्यापार एक निश्चित प्रशासनिक नीतियों के तहत होता होगा, क्योंकि मापतौल के उपकरण में एक रूपता, इकाई में एक रूपता, मापतौल की इकाई 16 के गुणक में विभाजित थी। यह एक रूपता पूरे सभ्यता क्षेत्र में पाई जा रही है। इसके साथ साथ विदेशों से भी व्यापार के स्रोत प्राप्त हुए हैं। खासकर समकालीन सभ्यताओं से उनका वैदेशिक व्यापार चलता था। विभिन्न प्रकार के आभूषण, महत्वपूर्ण पत्थरों का आदान प्रदान, जो सैंधव सभ्यता क्षेत्र में नहीं पाए जाते थे बल्कि उससे बाहर के वस्तुएं थी, उनका सैंधव क्षेत्र में पाया जाना। दूसरी सभ्यताओं में मेलुहा के रूप में सिंधु सभ्यता का उल्लेख होना यह दर्शाता है कि व्यापारिक संबंध स्थापित थे और व्यापार कर्म जोर शोर से चलता था। लोथल एक बंदरगाह शहर के रूप में था, जो पश्चिम एशियाई क्षेत्र के साथ व्यापार करता था समुद्री मार्ग से। इसी प्रकार पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। मुहरों पर प्राप्त पशु आकृति, प्राप्त जीवाश्म वगैरह के आधार पर कहा जा सकता है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी पर्याप्त रूप से विकसित था। पशुओं को दूध, मांस, ऊन आदि चीज़ों के लिए और दवा वगैरह बनाने के लिए भी पाला पोसा जाता था, प्रयोग में लाया जाता था। विविध प्रकार के शिल्पकारी भी सिंधु सभ्यता में देखने को मिलते हैं, जैसे वस्त्र बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ईंट का निर्माण, मन का निर्माण, भवन निर्माण वगैरह शामिल है। इस तरह के विविध प्रकार के शिल्प विकसित अवस्था में थे। धातु कर्म में भी सिंधु निवासी दक्ष थे, क्योंकि कांसा बनाने का जो अनुपात, शुद्ध अनुपात सिंधु सभ्यता से प्राप्त वस्तुओं में मिलता है। इसी प्रकार जो मूर्तियाँ कांसे की बनी हुई है और जिस विधि से उस मूर्तियों को बनाया गया, उस विधि को बाद में पाल और गुप्त काल में भी देखते हैं तो शिल्पकारों ने प्रयोग में लाया। इसका मतलब शिल्प निर्माण, धातु निर्माण गतिविधियों में भी सिंधु सभ्यता के लोग काफ़ी आगे थे। आंतरिक और बाह्य व्यापार चरम पर था और नगरीय समाज की यह विशेषता है, वह व्यापार वाणिज्य पर अधिक आधारित होता है। सिंधु सभ्यता में अनेक नगरों का पता चलता है। अनेक नगर अस्तित्व में थे जो व्यापार वाणिज्य के कर्म में लिप्त थे और
नगरीय जीवन उन्नत था। व्यापार में वस्तु लेन देन प्रणाली अधिक विकसित रही होगी, क्योंकि मुहरों के आदान प्रदान का बहुत अधिक साक्ष्य नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली अधिक लोकप्रिय थी और लोग अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को आपस में लेन देन कर बदल लेते थे। लेकिन कुछ मुहरों का भी मुहरें जो मिली है वह मुद्रा के रूप में प्रयोग में नहीं लाई जाती होंगी, बल्कि सांकेतिक चिन्ह या व्यापारिक घरानों के प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग में लाई जाती रही होंगी। धार्मिक रूप से देखें तो सिंधु सभ्यता की जो धार्मिक विशेषताएं थी वह आज भी उसी रूप में विद्यमान है। यह सिंधु सभ्यता की देन है। उस कक्षा में भी, सिंधु सभ्यता की देन वाली कक्षा में भी हम लोगों ने धार्मिक जीवन और उसकी विशेषताओं पर चर्चा की थी। फिर से सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन में मातृ शक्तियों की पूजा प्रमुख थी, मातृ देवियों की पूजा प्रमुख थी। जो मृग मूर्तियाँ मिली हैं उसमें नारी मूर्तियों की संख्या अधिक है। हड़प्पा से मिली एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है, जो मातृ देवी की उर्वरता को दर्शाता है। इसी प्रकार पशुपति शिव की भी मूर्ति मिली है। सिंधु सभ्यता में शिव की पूजा प्रचलित थी और शिव को योगी के रूप में, नटराज के रूप में, नागधारी के रूप में, धनुर्धर के रूप में, इन रूपों में शिव को दिखाया गया है, जो यह साबित करता है कि सैंधव सभ्यता में शिव जो है वो प्रमुख देवता के रूप में स्थापित थे। इसी तरह सिंधु सभ्यता में वृक्ष की पूजा का प्रमाण भी मिलता है। सिंधु निवासी नीम और पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर मिली है जिसमें पीपल की पत्तियां भी दिखाई गई है। पशुओं के रूप में पशु और सांपों की पूजा किया करते थे। इन पशुओं को किसी देवताओं का वाहन माना जाता था। पशुओं में भी कुबरदार सांड सबसे प्रमुख था। इसके कई सारे मुद्राओं पर, कई सारे मुहरों पर इसके उभरे हुए चित्र हैं। मोहनजोदड़ो में एक मुद्रा पर देवता के दोनों ओर सर्प की आकृति बनी हुई है, जो नाग पूजा की पुष्टि करती है। इसके अलावा लिंग और योनि की पूजा भी प्रजनन शक्ति के रूप में की जाती थी। यह सैंधव सभ्यता की धार्मिक विशेषताओं में से एक है। जल पूजा धार्मिक अनुष्ठान के रूप में, जल को धार्मिक अनुष्ठान में महत्वपूर्ण माना जाता था। इसी प्रकार अग्नि पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो में तालाब के किनारे अग्नि वेदियाँ मिली है, जो यज्ञ आदि के कर्म में लाई जाती होंगी। प्रकृति पूजा भी प्रचलित थी। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा सैंधव सभ्यता में की जाती थी। इसके अलावा जादू टोटके आदि में भी विश्वास था, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग मरणोपरांत जीवन में विश्वास करते थे। कहीं कहीं कब्र से दैनिक उपयोग की चीज़ें भी मिली है, यानी कि लोग मरने के बाद दफनाने में अगले जीवन के लिए दैनिक उपयोग की चीज़ों के साथ उन्हें दफनाते थे। कला एवं तकनीक के रूप में भी सिंधु सभ्यता काफ़ी आगे थी। पकी हुई ईंटों का प्रयोग, ईंट की चिमनियों का नगर आबादी से दूर स्थापित करना, पर्यावरण की शुद्धता, नदी नालों का निर्माण, घर से कचरे को निकालने के लिए और वहाँ से सड़क से फिर नगर से बाहर नालियों को ले जाने के लिए उपयुक्त ढाल, नली के सतह को पक्का करने के लिए चारकोल का इस्तेमाल,
और ईंट के खड़ंजों का इस्तेमाल, ये सभी उसकी तकनीकी विशेषताओं को दर्शाता है। इसी प्रकार मूर्ति निर्माण कला में या कांस्यों की मूर्तियों के निर्माण में विशेष उन्नति देखने को मिलती है। जो द्रवीकृत मोम विधि बाद में मध्यकाल में या पूर्व मध्यकाल में भारत में प्रचलित थी, वह सिंधु सभ्यता के लोगों ने अपने समय में ही सीख लिया था। कांसा तैयार करने का अनुपात टीन और तांबे को मिलाकर जो कांसा बनाया जाता है, उसको भी परिचित करने की प्रक्रिया सिंधु सभ्यता के लोगों को पता था। अंकगणित और रेखागणित का भी उन्हें ज्ञान था। खगोल और ज्योतिष विद्या में भी उन्होंने प्रगति की थी। ग्रह एवं नक्षत्र की गतिविधियों के आधार पर वो बाढ़ से सावधान हो जाया करते थे। आयुर्वेद का भी ज्ञान उन्हें प्राप्त था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिलाजीत का प्रयोग यह दर्शाता है कि औषधि के रूप में उन्हें आयुर्वेद का पता था। इसी प्रकार कालीबंगा एवं लोथल से एक खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं। इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को शल्य चिकित्सा के बारे में भी जानकारी थी। ये सारे तथ्य सिंधु सभ्यता को विशेष उन्नत सभ्यता के रूप में स्थापित करते हैं। यह सभ्यता अपने समकालीन सभी सभ्यताओं से काफ़ी आगे थी और इसकी बहुत सारी विशेषताएं बाद में भी दूसरी सभ्यता के लोगों ने, परवर्ती काल के सभ्यता के लोगों ने भी अपनाया और क्रमबद्ध रूप से आगे वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करते रहे। सिंधु सभ्यता के बहुत सारे विशेषताओं को हम आज भी उसी रूप में पाते हैं। यह सिंधु सभ्यता की विशेष देन भी है और उसकी विशिष्टता भी है कि हम आज भी उसकी उत्तरजीविता को जीवित रखे हुए हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। फिर अगले कक्षाओं में नए टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।